गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना लास्ट लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़। तो अब हमने बेसिक टर्म्स कर ली थी। अब हमारा अमलगमेशन में हमें आज फर्स्ट इसका पार्ट करना है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अमलगमेशन का आपको सिंपल मीनिंग मैंने समझा दिया था लास्ट लेक्चर में। इसकी फर्स्ट टाइप आती है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर और परचेज़ की जो कंडीशंस हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वे अलग अलग हैं। तो मर्जर की हम कर लेंगे, और जो ऐसी अमलगमेशंस होंगी जो इनको सेटिस्फाई नहीं करेंगी वे हमारी कहाँ जाएंगी, परचेज़ के केस में। तो हमारा फर्स्ट पार्ट करते हैं हम कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। इसकी फॉलोइंग कंडीशंस हैं, देखो। अच्छा, पहले तो बात आप एक बार ये देख लो कि जैसे दो कंपनीज़ हैं, इसको रिवाइज़ करा देते हो एक बार। हाँ जी, हमारी दो कंपनीज़ हैं ए और बी, ये दोनों अमलगमेट हो रही हैं। तो जो ए कंपनी है वो उसके अंदर बी अमलगमेट हो रही है। तो ए कंपनी जो है वो क्या है, उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, जो हो रही है। अच्छा, यहाँ पर बी हो रही है ना, तो बी होगी हमारी ट्रांसफरर कंपनी, और ए जिसके अंदर वो हो रही है वो होगी ट्रांसफ्री कंपनी। ठीक है। हाँ जी, तो हमारी इसकी जो कंडीशंस है वो ये हैं कि ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम द अमलगमेशन। आफ्टर अमलगमेशन क्या होगा, वे सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ट्रांसफरी कंपनी की बन जाएंगी। ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है, जिसके अंदर कंपनी अमलगमेट की जा रही है, और जिस कंपनी को जिसका कंपनी का अमलगमेट हो रहा है उसको कहते हैं ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है। जैसे हमने ए और बी का एग्जांपल लिया था, तो बी अगर ए में जाके अमलगमेट होती है तो बी कहलाएगी ट्रांसफरर कंपनी और ए कहलाएगी ट्रांसफ्री कंपनी। ठीक है। तो बी की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ सारी किसकी एसेट्स लाइबिलिटी बन जाएंगी आफ्टर अमलगमेशन, कंपनी ए की। नेक्स्ट कंडीशन कहता है कि शेयर होल्डर्स जितने होंगे, शेयर होल्डर्स हैविंग नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू। इसका मतलब कि जो कंपनी है उसके 90% से ऊपर होने चाहिए शेयर होल्डर्स। जिन शेयर होल्डर के पास 90% से ज़्यादा का जो हिस्सा है कंपनी में, उतना फेस वैल्यू अगर वे होल्ड करते हैं तो वे अमलगमेशन के बाद नेक्स्ट कंपनी में उनको शेयर होल्डर रखा जाएगा, वही कहते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट कंडीशन में कहता है कि द कंसिडरेशन जो होगी फॉर द अमलगमेशन रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो कंसिडरेशन होगी उन्हीं शेयर होल्डर्स को मिलेगी जो कि नई कंपनी में भी शेयर होल्डर होंगे, या तो उनको मिलेगी या फिर उनका कोई नॉमिनी होगा, या उस वे जिसको भी आगे ट्रांसफ़र करके रखेंगे उसको मिलेगी। नेक्स्ट कहता है द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज़ इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट आफ्टर द अमलगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। जो कंपनी का बिज़नेस है, जो कंपनी दूसरी कंपनी में जाकर अमलगमेट हो रही है, तो उसका बिज़नेस नई कंपनी कैरी आउट करेगी। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में ही कंडीशन पढ़ी थी कि अमलगमेशन में क्या होता है कि जो दो कंपनीज़ होती हैं वो अमलगमेशन में एंटर करते हैं। कब करते हैं, जब उसका जो बिज़नेस का नेचर होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है। तो अब पुरानी कंपनी जो होगी उसका बिज़नेस जो एक नई कंपनी हो रही है वो उसे कैरी आउट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि नो एडजस्टमेंट इज़ इंटेंडेड टू बी मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी when they are incorporated in the financial statements except to ensure uniformity of the accounting policies। ये कह रहा है कि नो एडजस्टमेंट इज़ इंटेंडेड टू बी मेड आउट। इसका मतलब कि कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे टू बी सारी की सारी जो वैल्यू रिकॉर्ड करी जाएगी ट्रांसफरर कंपनी की, ट्रांसफरी कंपनी में, वो सब बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करी जाएगी। कोई भी अलग एडजस्टमेंट नहीं करी जाएगी। इसका पर्पस क्या है, यूनिफॉर्मिटी रहे आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में, ताकि
आफ्टर अमलगमेशन आपके प्रॉफिट्स डिफरेंशिएट ना कर सके, इसलिए कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रोसीजर चेंज कर लिया है, इसीलिए सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को उन्हीं बुक वैल्यूज़ पर रिकॉर्ड करा जाएगा जिस वैल्यू पर वो पुरानी कंपनी में रिकॉर्ड करी जा रही थी, ताकि आप यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकें अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स में। ठीक है, आगे अब आपका ये 5 कंडीशंस हैं हमारी जो सेटिस्फाई करनी चाहिए किस केस में, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब नेक्स्ट हमारा केस आता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो इसमें क्या है कि जो भी अमलगमेशन आपका इन 5 ऊपर जो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, ये 5 कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, ये 5 कंडीशंस, जो अमलगमेशन इन 5 कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा और फिर भी वो अमलगमेशन है, इसका मतलब वो अमलगमेशन किस नेचर का होगा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, ये कह रहे हैं कि विच डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन और मोर ऑफ द 5 कंडीशंस स्टेटेड अबव, वो क्या होगा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। अब हमें इन दोनों में डिफरेंस करना है नेचर ऑफ मर्जर और परचेज में। तो देखो, मर्जर के केस में क्या कहते हैं कि कंटिन्यू टू हैव द सब्सटेंशियल प्रोपोर्शनल शेयर, कि आपने क्या हो गया कि जैसे ए कंपनी है और बी कंपनी है, बी जो है ए में जाके अमलगमेट हो रही है, तो बी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो ए में भी जाके आगे शेयर होल्डिंग जो कैपेसिटी है उनकी वो कंटिन्यू रहेगी वो। ठीक है, और उसके लिए कंडीशन क्या थी, ऐसे शेयर होल्डर्स की रहेगी जिनके पास 90% से ज़्यादा फेस वैल्यू का अमाउंट या जो हिस्सा है वो हिल लिया गया हो। ठीक है, ये है नेचर ऑफ मर्जर में कि पुराने शेयर होल्डर आगे शेयर होल्डर बने रहेंगे। इन नेचर ऑफ परचेज क्या होता है, नॉर्मली डू नॉट कंटिन्यू, इसमें पुराने शेयर होल्डर नई कंपनी में जाकर शेयर होल्डर जनरली नहीं बनना पसंद करते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक तरह से परचेज़ कर लिया है, एक्वायर, एक तरह से एक्वायर का केस आ जाता है, कंपनी एक्वायर अनदर कंपनी एज ए कॉन्सिक्वेंस, तो वो पुराने शेयर होल्डर नई में जाके आगे कंटिन्यू नहीं रहना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि असेट्स और लाइबिलिटीज़ और रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफर कौन है, जो जा रही है अमलगमेशन होने के लिए दूसरी कंपनी में, रिकॉर्डेड एट देयर एग्जिस्टिंग अमाउंट। सब अभी हमने पढ़ा था ना लास्ट पॉइंट, बुक वैल्यू पर ही उसको रिकॉर्ड करेंगे नई कंपनी में जाके, लेकिन परचेज कंसिडरेशन में क्या होता है, रिवाइज्ड वैल्यू पर उसे रिकॉर्ड करा जाता है पुरानी कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज़ को। जब नई कंपनी में जाते हैं, जो कंपनी परचेज करती है वो कंपनी दूसरी कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मार्केट वैल्यू पर वैल्यू करती है कि इसके एसेट्स लायबिलिटी की एट प्रेजेंट मार्केट में कितनी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि द बैलेंस ऑफ P&L of the transfer company is aggregated with the balance of P&L of the transferee company। कंपनी ए और कंपनी बी दोनों के P&L को मिला के एग्रीगेट करेंगे, एंड ऑल द रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, कौन है ट्रांसफरर है बी कंपनी जो जा रही है अमलगमेशन होने के लिए, इसके सारे रिजर्व सरप्लस को, चाहे वो कैपिटल नेचर का है या फिर वो रिवेन्यू नेचर का है, आर मर्ज इनटू रिजर्व्स एंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इसका जो P&L है दोनों के आपस में एग्रीगेट करे जाएंगे और दोनों के ही रिजर्व एंड सरप्लस को मिला दिया जाएगा, वही कह रहे हैं। इन केस ऑफ परचेज में क्या कहते हैं कि P&L और रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसका मतलब परचेज के केस में सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को रखेंगे। ठीक है, अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द बुक ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, इसमें हमारे सभी होंगे, इसमें सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होंगे। फिर आगे कहता है कि इट ऑलवेज इंटेंडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, मर्जर के केस में पुराना बिजनेस ही आगे कंटिन्यू रखेंगे, परचेज के केस में ज़रूरी नहीं है वो उसी बिजनेस को आगे कंटिन्यू रखेगा। It would be found that there is no difference between amalgamation, absorption and external reconstruction for accounting as the accounting, ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि अकाउंटिंग प्रोसीजर में इनके कोई चेंज नहीं है, थ्योरेटिकली चेंज है इनमें। अच्छा, इसके बाद जो छोटे छोटे टर्म्स दे रखी हैं उनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना, मैंने लेक्चर में इंक्लूड नहीं करी हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक हैं वे टर्म्स, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट है परचेज कंसिडरेशन।
परचेज़ कंसिडरेशन का पोर्शन या कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना ज़रूरी होता है कब, जब जनरली हम करते हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज़। क्योंकि जब हम एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिज़नेस परचेज़ करती है तो उसको बदले में कुछ देगी, जब उससे उसका बिज़नेस खरीद रही है तो जो वैल्यू उसको उसके वो देती है दूसरे का बिज़नेस लेने के लिए, उस वैल्यू को कहते हैं परचेज़ कंसिडरेशन, कि उसने परचेज़ करने के लिए दूसरी कंपनी का बिज़नेस क्या कंसिडरेशन अमाउंट उसको दिया है। द परचेज़ कंसिडरेशन इज़ द प्राइस विच इज़ पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है? जो अमलगमेशन कर रही है दूसरी कंपनी को अपने अंदर, ठीक है। जैसे बी था, इसका बिजनेस जा रहा था ए के पास, तो बी क्या थी? ट्रांसफरर, और ए कौन थी? ट्रांसफरी कंपनी। तो अब पैसे कौन देगा? ट्रांसफरी कंपनी देगी। किसको देगी? ट्रांसफरर कंपनी को देगी फॉर द अमलगमेशन ऑफ द बिजनेस। अब इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, कंसिडरेशन फॉर अमलगमेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड and the payment made in the form of cash other than assets by the transferee company to the shareholder। उसकी सारी assets अपने पास ले लेगी और जितनी उसकी भी पेमेंट होगी उसको भी वो अपने आप ही करेगी। इसमें वो ये कह रहा है। अब परचेज कंसिडरेशन के 4 मेथड्स होते हैं हमारे पास। परचेज कंसिडरेशन के फर्स्ट मेथड है हमारा लंप सम मेथड। नाम से पता चल रहा है इसके लंप सम का मतलब क्या होता है? जब आप सामने वाले को पेमेंट एक ही साथ कर देते हो, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं करते हो, ठीक है, या आफ्टर अ रेगुलर टाइम गैप नहीं करते हो, सारी अमाउंट एक साथ करते हो, उसे लंप सम अमाउंट मेथड कहते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड है हमारा नेट पेमेंट मेथड। इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जब करेंगे तब समझ आएगा क्या होता है। नेट एसेट मेथड, फिर इंट्रिंसिक वर्थ मेथड। अब हम इनके एक एक मेथड करते हैं। लंप सम मेथड में क्या है कि मेक्स अ लंप सम पेमेंट टू द ट्रांसफरर कंपनी फॉर अमलगमेशन। एक साथ सारी अमाउंट दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल, ए परचेज द बिजनेस ऑफ बी एंड एग्रीज टू पे 20 लाख इन ऑल। ये शब्द काफ़ी है बताने के लिए कि मेथड लंप सम मेथड से हुई है आपकी पेमेंट। फिर नेक्स्ट मेथड है हमारा नेट पेमेंट मेथड। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है सबका? AS 14 है। अंडर द मेथड परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इसमें देखो करने का तरीका क्या है। ये तरीके आपके लिए ना समझने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर एक तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है पूरा 15 मार्क्स का फुल फ्लेज कि अमलगमेशन क्या है, उसके टाइप क्या हैं जो अभी हमने 2 करें। फिर उसके बाद एंड एक्सप्लेन द परचेज कंसिडरेशन, द कंसेप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि आप ये चारों मेथड लिख के इनको विद एग्जांपल इनको एक्सप्लेन करो। एक तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसे इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा, जब आप इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे इसके, तो उसमें वो आपको बताएगा कि परचेज कंसिडरेशन आपको किस मेथड से कैलकुलेट करनी है, नेट पेमेंट मेथड से करनी है या एसेट मेथड से करनी है या इंट्रिंसिक वर्थ से करनी है। तो वो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप उसको यहाँ पे ये हर एक मेथड को इंडिविजुअली समझ लोगे। अब हमारा मेथड चल रहा है नेट पेमेंट मेथड। इस मेथड में हम कैसे करेंगे कि ऑल पेमेंट्स मेड फॉर शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इंक्लूड करी जाएंगी परचेज कंसिडरेशन में। ठीक है, कि आपने ए कंपनी है, बी कंपनी ने जो भी पेमेंट करनी थी, ठीक है, अब इसकी सारी पेमेंट ए करेगा। क्यों करेगा ए? क्योंकि ए इसके साथ अमलगमेशन कर रहा है, ठीक है। तो सारी इसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ एक ही हो गई, तो असेट्स भी अपने पास लेगा ये, और इसके नाम के जो लायबिलिटीज़ हैं उनकी पेमेंट खुद करेगा ये, और उनको परचेज कंसिडरेशन में शामिल किया जाएगा। कहता है कि ऑल पेमेंट्स इंक्लूड करी जाएंगी। सच पेमेंट्स मे बी मेड फॉर इक्विटी पर प्रेफरेंस शेयर्स एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और कैश। किसी भी तरह की पेमेंट होगी वो ये करेगा। फिर है परचेज कंसिडरेशन वुड नेवर इंक्लूड द पेमेंट मेड टू डिबेंचर्स। इसके जो डिबेंचर्स होंगे उनको पेमेंट करने के अमाउंट को परचेज कंसिडरेशन में एक कंपनी ऐड नहीं करेगी। किसको पेमेंट ऐड करेगी? सिर्फ इक्विटी की, प्रेफरेंस की, और या फिर कोई और कैश पेमेंट करनी, जैसे मान लो क्रेडिट किसी न किसी के
जो उसके लेनदार होंगे उनको पेमेंट करना, लेकिन डिवेंचर्स को पेमेंट नहीं करेगी। वो ये कह रहे हैं कि वुड नेवर इंक्लूड द पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर एंड अदर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ सिंस, क्यों, क्योंकि दीज विल बी, ये एजम्पशन करी जाती है, एज्यूम करा जाता है कि वो टेकन ओवर हैं एंड देन पेड बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी, कि वो सब टेकन ओवर होने के बाद पे करी गई हैं बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी, इसीलिए वो उसको परचेज कंसिडरेशन के उसमें ऐड नहीं कर रहा है। इग्नोर करी जाती हैं ये सब चीज़ें। और जो लिक्विडेशन के टाइम के एक्सपेंसेस होते हैं वाइंडिंग अप के, उनको भी वो इंक्लूड नहीं करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लो कि ए लिमिटेड है, एग्री करती है टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बी, ठीक है। अब ए कौन सी कंपनी कहलाएगी यहाँ पर? ट्रांसफ्री कंपनी, और बी ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ बी इंक्लूड द टीपीज ऑफ 50,000, डिवेंचर्स 80,000 के, 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो कि 10 रुपये का एक है, ये उसके बैलेंस शीट में, किसकी? बी की। फिर ए लिमिटेड कहती है, वो एग्री करती है टू टेक ओवर द बिजनेस, टू टेक ओवर द ट्रेड पेबल्स एंड द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट 10% प्रीमियम, द पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 2500 की। अब हमें पता है परचेज कंसिडरेशन में हमने क्या पढ़ा था ट्रेड पेमेंट नेट पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग, कि हमें अदर लाइबिलिटीज़ ऐड नहीं करनी है, डिवेंचर्स की पेमेंट ऐड नहीं करनी है। तो ना तो अब टीपीज ऐड होंगे, ना हमारे डिवेंचर्स की पेमेंट ऐड होगी। फिर आगे क्या कहता है कि द पेमेंट ऑफ 6 पर इक्विटी शेयर इन कैश। अब कितने इक्विटी शेयर्स हैं? 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं। हर इक्विटी शेयर को 6 रुपये पे करने हैं, 6 दूनी 12, तो 1,20,000, मतलब कि ये पेमेंट परचेज कंसिडरेशन में ऐड करी जाएगी। फिर एंड द इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ इन ए लिमिटेड फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर इन बी। इसका मतलब कि बी में उन सभी शेयर होल्डर्स को एक एक शेयर दिया जाएगा ए कंपनी में जिनके पास 2 शेयर थे बी कंपनी में। हर 2 शेयर होल्डर को एक एक शेयर दिया जाएगा कंपनी ए में। इसका मतलब ये है कि इशू करा जाएगा एक इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर इन बी, जिनके पास बी में 2-2 शेयर थे, हर उन शेयर होल्डर को जिनके पास 2-2 शेयर्स हैं उनको एक एक शेयर दिया जाएगा। द परचेज कंसिडरेशन देखो कैसे कैलकुलेट होगी। फिर पेमेंट एक तो शेयर होल्डर को जो हमने करी 6 रुपये की वो, फिर शेयर्स दिए हैं हमने 20,000 टोटल शेयर थे। अब हर 2 शेयर होल्डर को हर 2 शेयर्स जिसके पास है उसको एक शेयर दिया जाएगा। इसका मतलब कितने शेयर्स बन गए? 10,000 शेयर बन गए, ठीक है। एक कितने रुपए का है? 10 रुपये का है, तो 1 लाख अमाउंट ये पे करा गया। तो टोटल अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का कितना बन गया? 2,20,000। द ट्रेड पेबल्स एंड डिवेंचर्स ऑफ बी विल बी टेकन ओवर बाय ए एंड देन पे। टेकन ओवर होने के बाद पे करे हैं, ठीक है। आपके जो इक्विटी है वो टेकन ओवर करने से पहले का है। डिवेंचर्स वगैरह पेमेंट है जो टेकन ओवर के बाद एज्यूम करी जाती है इसमें, इसीलिए उनको परचेज कंसिडरेशन में ऐड नहीं करा गया है। तो आपका ये मेथड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट मेथड करेंगे।